लास्ट टाइम वाला एक कॉन्सेप्ट एक 5 मिनट रिवाइज कर लेता हूँ। मुझे नहीं पता आपने पढ़ा है कि नहीं। सबको याद है लास्ट टाइम अपन ने एक नया कॉन्सेप्ट किया था। डू यू रिकलेक्ट विच वॉज दैट कॉन्सेप्ट? ग्रॉस प्रॉफिट बताया था, प्लस मैंने आपको क्या बताया था? इफ गुड्स आर नॉट सोल्ड, आपको याद है? सो मैं क्या कर रहा हूं, एक 5 मिनट में क्विक रिवीजन करता हूं, देन आई विल टेक माय नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। व्हाट वाज द पॉइंट वी डिस्कस? इफ गुड्स आर नॉट सोल्ड, आपको लिखना कुछ नहीं है, सब ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं तो खाली रिवीजन कर रहा हूं। रिवीजन के टाइम पे नोटबुक ओपन नहीं चाहिए बेटा। रिवीजन का पर्पस है तुम सोच सोच के आंसर दो। भूल गए रहोगे तो मैं करवाने बैठा हूं ना रिवाइज, व्हाई आर यू वरिंग? गुड्स आर नॉट सोल्ड, किसी को याद है? मैंने एक एग्जांपल दिया था, व्हाट परसेंटेज ऑफ गुड्स आर जनरली सोल्ड बाय द बिजनेसमैन? 98 से भी ऊपर। सो कोई भी बिजनेसमैन 98% प्लस गुड्स are always sold only. So maybe less than 2% goods are unsold. और हम तो अनसोल्ड के बारे में ही बात कर रहे हैं। अनसोल्ड के बारे में मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे। फॉर एग्जाम्पल गुड्स लॉस्ट बाय फायर, थेफ्ट, फ्लड, अर्थक्वेक, कोई भी नेचुरल कैलेमिटी। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमने किया था, कोई भी ऐसा नेचुरल कैलेमिटी होता है, चाहे वो फायर है, चाहे वो थेफ्ट है, चाहे एरोप्लेन गिर गया, आजकल वो भी होता है। हाँ, मतलब पहले नहीं था किताबों में, मे भी नया टेक्स्ट बुक में आ जाएगा। एरोप्लेन फेल ऑन माई फैक्ट्री एंड ऑल द गुड्स आर डिस्ट्रॉयड। सैड बट ट्रू। पता नहीं ये साल में मैंने अभी अभी बीच में न्यूज में देखा था, आउट ऑफ इंडिया भी एक एरोप्लेन गिर गया। फिर वो केदारनाथ यात्रा में जाते हैं, 3-4 हेलीकॉप्टर गिर गए। मैं तो डिसाइड किया इस साल में 2025 में ट्रेन में ही जाऊंगा। थोड़ा कुछ भारी ईयर है, कभी कभी कुछ साल भारी होते हैं। एक प्लेन गिरा, दूसरा प्लेन गिरा, 4 हेलीकॉप्टर गिर गया। नसीब खराब रहेगा तो मेरा ट्रेन भी उड़ जाएगा, बट एटलीस्ट वी थॉट कि छोड़ यार, इस बार ट्रेन में जाते हैं। वी वांट टू गो इन अक्टूबर समवेयर, आई वांट टू ट्रैवल दिल्ली साइड। तो मैं मेरी वाइफ को वही बोला, यार राजधानी में जाएंगे, अथवा जनरली आई ट्रैवल बाय फ्लाइट ओनली। बोला यार ट्रेन में जाके बहुत टाइम हो गया, इस बार थोड़ा ट्रेन में जाते हैं। एक्चुअली मेरे को अवॉइड करना था, मेरी मदर ने मेरे दिमाग में डाल दिया कि 2025 है ना, उसमें कोई तो भी ग्रह भारी है, ये मम्मी लोग है ना बहुत खतरनाक होते हैं। तो उन्होंने हमारे घर में सब तीनों भाइयों को बोल दिया कि इस साल में मैं किसी को प्लेन में किधर जाने नहीं दूंगी, क्योंकि मेरी मम्मी को किसी महाराज ने बोला कि 2025 बहुत भारी है, इंडिया पता नहीं ग्रो कब होएगा। और अभी मम्मी है, मम्मी बोलेगी तो सुनना पड़ता है। इस उम्र में भी ठोक देती है मेरे को, तो कितना बोलूं, मैं एक इज्जतदार टीचर है यार, 52 ईयर का हो गया, अब तो मत मार। मम्मी तो मम्मी ही है, आज भी उसको गुस्सा आएगा तो मार देगी, और मारने के बाद वापस ऐसे करेगी, हाथ दुख रहा है अभी बाम लगा दे। लगता है उसको ही है, मुझे नहीं लगता है। बुढ़ी हो गई मेरी माँ, लेकिन उसको गुस्सा आज भी बहुत आता है। सो गुड्स लॉस बाय फायर भी हो सकता है, ये कोई फिक्स लिस्ट नहीं है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू ग्रो योर माइंड। ये फायर भी होगा, थेफ्ट भी होगा, फ्लड भी होगा, बॉम्ब ब्लास्ट भी होगा, अर्थक्वेक भी होगा, और कोई नेचुरल कैलेमिटी रहेगा। सो गुड्स लॉस बाय फायर, ये फर्स्ट एग्जांपल अपन ने लास्ट टाइम किया था। सेकंड अभी अभी किसी ने बोला था, विड्रॉन बाय द प्रोपराइटर। गुड्स विड्रॉन बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज, ये दूसरा एग्जाम्पल है। वेरी गुड। सो अपन ने नेक्स्ट टाइम किया था गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। और भी है, मैं बताता हूं,
गुड्स गिवन अवे, ये वाला एग्जाम्पल लास्ट टाइम नहीं दिया था, बट आई विल शेयर विथ यू, गिवन अवे एज अ चैरिटी और डोनेशन। आप किसी को चैरिटी भी दे सकते हो। अभी आपकी दुकान पे कोई आया रहेगा, भीख मांगने के लिए आया रहेगा, आपने आपकी दुकान में एक बिस्किट का पैकेट है 5 रुपए का, कोई भूखा आया रहेगा आपकी दुकान में, आप उसको बिस्किट का पैकेट दे दोगे, नथिंग रॉन्ग, करना ही चाहिए। अभी उस गुड्स का तुमने क्या किया, बिस्किट का पैकेट तुम्हारे लिए गुड्स है, तुमने उस गुड्स का क्या किया, यू गिव इट एज अ चैरिटी। ये कोई फ्री सैंपल नहीं है कि कल वो गरीब बिस्किट खरीदना चालू करेगा, नहीं करेगा, वो दोबारा भी बिस्किट फ्री में लेने के लिए आएगा, आएगा जरूर, वो दोबारा 10 बार आएगा कि सोचेगा यार ये आदमी बहुत दयालु है, ये बिस्किट दे देता है। नेक्स्ट टाइम मैं उसको वापस पार्ले जी दिया तो बोलता है मोना को दो ना, इस बार एक ही खा के बोर हो रहा है। बोला साले तू खरीद थोड़ी रहा है मेरे से, फिर मैं उसको मोना को दे देगा। So what you are doing, you are not giving it as a free sample। ये दोनों में बहुत फर्क है। किस चीज का फर्क है मालूम है, पर्पस का। और जब पर्पस अलग हो जाएगा तो अकाउंट का नाम भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि नॉमिनल अकाउंट का नाम डिसाइड करने से पहले पर्पस देखो। तो चलो अब मुझे बताओ, ये 4 एग्जाम्पल हो गया, लॉस बाय फायर, withdrawn by proprietor for personal use, distributed as free sample, given away as a charity or donation। मुझे प्लीज बताओ, ये चारों का मैं एक ही जर्नल एंट्री पास करना चाहता हूं, कंबाइंड। आई डोंट वांट टू पास इट सेपरेटली। यस, एग्जाम में नहीं करेंगे, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए मुझे चाहिए, क्योंकि चारों एंट्री में एक अकाउंट ऐसा है जो कॉमन है। किसी को याद है? क्या करोगे उसको? क्यों क्रेडिट करोगे? गुड्स नॉट सोल्ड। सो देखो मैं आपको एक मास्टर एंट्री बताता हूं, जो तुमने अगर याद रख लिया तो तुम्हारे सारे ट्रांजैक्शन कवर हो जाएंगे। तुम्हारा आएगा टू परचेसेस अकाउंट, ये कॉमन है। हमने परचेस अकाउंट को पहले क्या किया था, एनीबॉडी? डेबिट किया था। अब अगर हमने वो गुड्स को बेचा नहीं है तो हम परचेस में से उसको कम कर देंगे। अब मुझे बताओ कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे? तो लॉस बाय फायर। तो सबसे पहला एग्जांपल है लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फ्लड एक्सेट्रा अकाउंट डेबिट। तो ये तुम्हारा फर्स्ट अकाउंट डेबिट रहेगा, लॉस बाय फायर अकाउंट। तीनों मत लिख के आना है एग्जाम में, जो रहेगा वो लिखना। फिर सेकेंड एग्जाम्पल था ड्रॉइंग्स अकाउंट, बिकॉज गुड्स आर विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। थर्ड था एडवर्टीजमेंट, वेरी गुड। अगर हमने किसी को फ्री सैंपल दिया रहेगा तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब चौथा है चैरिटी अकाउंट और डोनेशन अकाउंट। मैंने चैरिटी किया था या तो किसी को डोनेशन दिया था तो डोनेशन अकाउंट डेबिट। सो ये सारे अकाउंट डेबिट है, लेकिन कॉमन क्या एवरीबडी? परचेस अकाउंट। सो यू कैन रिमेंबर दिस एज अ वन सिंगल ट्रांजैक्शन। और ये वाला एंट्री मैंने आपको टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 33 पे दिया हुआ है, आप प्लीज देख सकते हो। पेज नंबर 33 में एक मिसिंग है, उसमें ड्राइंग्स अकाउंट, वो चाहिए तो प्लीज अपने हाथ से लिख लो। लॉस बाय फायर, थेफ्ट एक्सेट्रा अकाउंट। लॉस इन ट्रांसिट भी होता है। एक्सक्यूज मी, तू प्लीज मुझे बख्श दे, मैं बहुत चिल्लाएगा तेरे पे। तू उससे पेन मांग रहा था, आई यू नॉट अलाउड। 3 पेन लेके आने का नेक्स्ट लेक्चर से इधर। तुम लोग है ना डिसिप्लिन में आओगे ना तो ही ग्रो होएगा लाइफ में।
10-10 रुपए का 3 पेन लेके अपना कंपास बॉक्स लेके आने का, जैसे बेटा तो स्कूल में करता था। ग्रो अप इन लाइफ, स्केल, पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ये सब स्कूल में थे ना तभी लेके। मैं सीए फाइनल के लेक्चर में भी कंपास बॉक्स लेके जाता था। सो व्हाई आर यू गिविंग अप योर गुड हैबिट्स? जो बचपन में किसी ने तुम्हें डाला था हैबिट, उसको एंड तक फॉलो करो ना। कभी स्केल मांगते हो, कभी पेंसिल मांगते हो, कभी पेन मांगते हो, क्या लगा रखा है? Please understand, I want to inculcate some discipline in you so that you will become professional. हो सकता है आज मेरी थोड़ी बातें बुरी लगेगी, कड़वी लगेगी, बट बिलीव मी ये सच है, ये तुम्हारे फ्यूचर के लिए अच्छा है। ये होगा क्या मालूम है? किसी बड़ी कंपनी में मीटिंग के लिए जाएगा, किसी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने तेरे को बुलाया रहेगा और पेन भूल जाएगा और कैलकुलेटर भूल जाएगा और लैपटॉप भूल जाएगा। बहुत भारी पड़ता है, आज तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यही आदत है कल जाके जब तुम प्रोफेशनल बनोगे, इट विल हर्ट यू बिग वे। आई एम वेरी एक्सपीरियंस, ट्रस्ट माई जजमेंट ऑन दिस। मैं जो भी तुम्हें बोलता हूं तुम्हारे अच्छे के लिए बोलता हूं, तो थोड़ा बुरा लगेगा। आई एम लाइक अ पेरेंटल फिगर फॉर यू। पेरेंट्स बोलते हैं तो कभी कभी बुरा लगता है, बट दैट इज ऑल राइट, इट इज ओके। बुरा लगेगा, प्लीज बेयर विद दैट। फिर जिंदगी में जब फायदा होगा तो तुमको मैं याद आएगा जरूर कि अच्छा था सर ने ये आदत डाला था, ये मुझे लाइफ में बहुत काम आ रहा है। चलो एवरीबॉडी, कैन आई गो टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नाउ? बिल्कुल रिवाइज हो गया? देख अच्छे से, मैं हर लेक्चर में रिवाइज करता हूं, तुम भी घर पे पढ़ के आया करो, मैं भी रिवाइज करेगा। नाउ यू डोंट हैव टू ओपन द टेक्स्ट बुक और एनीथिंग। थोड़ा एक नया कॉन्सेप्ट है, पहले कॉन्सेप्ट बता देता हूं। से अपना मेथड बहुत सिंपल है। आई विल टीच यू वन कॉन्सेप्ट, फिर उसका एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करवा दूंगा, फिर और एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करूंगा, फिर उसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करवा दूंगा। अपना मेथड बहुत सिंपल है, एक एक करके कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में फिट करना है। नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, एंड दैट इज परचेज and sale of goods with GST। ये तुम्हारे सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हमने लास्ट टाइम क्या किया था अगर आपको याद रहेगा? वी हैव डन परचेज एंड सेल, हमने ऑलरेडी किया हुआ है, बट दैट वाज एक्सक्लूडिंग जीएसटी। अगर आपको याद रहेगा, यू नो जो गुड्स के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, एग्जेम्प्ट गुड्स, वी कॉल इट एज एग्जेम्प्ट गुड्स, मतलब वो गुड्स के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। मेरे को बोलो तो थोड़ा, गवर्नमेंट कौन से गुड्स के ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं करेगा? लग्जरीज के ऊपर के नेसेसिटीज, कि कुछ ऐसी बेसिक नेसेसिटी रहेगी जिसमें गवर्नमेंट ने 0% जीएसटी रखा है, बट अदरवाइज जीएसटी मेजॉरिटी गुड्स और मेजॉरिटी सर्विसेज के ऊपर होता है। बिकॉज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सो बिलीव मी, हम लोग जो कोचिंग क्लास वाले हैं, ये क्या करते हैं? हम लोग गुड्स बेचते हैं कि सर्विस प्रोवाइड करते हैं? तो सर्विस के ऊपर भी इंडिया में जीएसटी है, गुड्स के ऊपर भी है, सर्विस के ऊपर भी है। सो अभी एंट्री में क्या चेंज आएगा? हाउ वुड यू पास द एंट्री नाउ? इफ देयर इज अ परचेस ऑफ गुड्स विथ जीएसटी, इफ यू आर रेंडरिंग द सर्विस विथ जीएसटी, इफ यू आर सेलिंग द गुड्स विथ जीएसटी, तो क्या चेंज होएगा? वी विल डिस्कस दैट स्टेप बाय स्टेप विथ सिंपल एग्जाम्पल। छोटे छोटे एग्जाम्पल दूंगा आपको। आई थिंक जीएसटी के रिलेटेड कोई चैप्टर तुम्हें 10th स्टैंडर्ड मैथ्स में था ना, तो तुमने थोड़ा बहुत शायद पता रहेगा, बट एनीवे आई विल रिवाइज।
जितना आपको याद आता रहेगा प्लीज आंसर देना, यू कैन अकॉर्डिंगली आंसर। या तो मैं सिंपल बेसिक एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूं। किसी को इतना पता है कि इंडिया में, अपने देश में जीएसटी के कितने रेट्स एप्लीकेबल है? कितने रेट्स मतलब एग्जाम्पल देता हूं। फर्स्ट वन इज 0%। व्हाट इज 0% मतलब? विच गुड्स? एग्जेम्प्ट वाले गुड्स। दूसरा 5%। 5% तो हमने पे भी किया है, होटल में खाना खाते हैं तो उसके ऊपर 5% जीएसटी है। फिर कुछ गुड्स ऐसे हैं जिस पे 12% है, फिर कुछ गुड्स ऐसे हैं जिस पे 18% है, एंड फाइनली 28% है। तो बेसिकली दिस आर द 5 नॉर्मल रेट्स ऑफ जीएसटी। कुछ स्पेशल रेट्स भी होते हैं। गोल्ड के ऊपर 3% है फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मल कैटेगरी में नहीं आता, बट इंडिया के 99% गुड्स और 99% ऑफ सर्विस इसी में से किसी में आएगा। गोल्ड इज एन एक्सेप्शन जहां 3% रहता है। सो नाउ द क्वेश्चन इज, मैं अगर गुड्स परचेज करेगा तो मुझे जीएसटी पे करना पड़ेगा, और अगर मैं गुड्स को बेचेगा तो मुझे जीएसटी रिसीव करूंगा। तो भाई इसका अकाउंटिंग कैसे करने का, जीएसटी को बुक्स में रिकॉर्ड कैसे करने का, इज द मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन फॉर टुडेज लेक्चर। तो आराम से एक बेसिक एग्जांपल लेके बताता हूं। कैसा थियोरेटिकल बात करते हैं ना तो ज्यादा समझ में नहीं आता, प्रैक्टिकल एग्जांपल से तुरंत समझ जाता है। सिंपल एग्जांपल लेता हूं। परचेस्ड गुड्स, परचेस्ड गुड्स वर्थ रुपीज 1 lakh फॉर कैश एट 18% जीएसटी। ऐसा आपको दिया रहेगा। 18% का एग्जाम्पल देता हूं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम बाय करोगे ना, कैमरा, कंप्यूटर, कैमरा इज वन एग्जाम्पल, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन, एयर कंडीशनर। इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब क्रोमा करके एक शॉप है, पता है ना? तो क्रोमा के जाके कुछ भी खरीदना 18% जीएसटी आएगा। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने गुड्स खरीदा, ऑब्वियसली मैं थोड़ी क्रोमा में से जाके गुड्स खरीदेगा, मैं किधर से खरीदेगा बताओ? मैन्युफैक्चरर से खरीदेगा या तो होलसेलर से खरीदेगा। मेरा एक रिटेल शॉप है तो मैं होलसेलर के पास से 1 लाख रुपए का गुड्स खरीद रहा हूं, और ये जो 1 लाख रुपए का गुड्स है ना वो मैंने कैश में खरीदा है, और उसके ऊपर मुझे 18% जीएसटी पे करना पड़ रहा है। इट्स वेरी बेसिक एग्जाम्पल, थोड़ा प्लीज अपना फोकस इंक्रीज करना। जीएसटी इज अ लेंथी कॉन्सेप्ट, है इजी बट थोड़ा टाइम लगेगा। अभी फर्स्ट क्वेश्चन मुझे बताओ कि जीएसटी जो 18% है ना, इसमें 2 पॉसिबिलिटी है, ध्यान से सुनना। फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज कि इसके ऊपर मुझे 18% आईजीएसटी करके पे करना पड़ेगा। आईजीएसटी इज कॉल्ड एज अ इंटीग्रेटेड जीएसटी। ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा पॉसिबिलिटी है कि ये जो 18% है ना, इसका मेरे को 2 टुकड़ा करना पड़ेगा।
और ये दो टुकड़ा एग्जैक्टली हाफ रहेगा, तो 9% आएगा CGST, 9% आएगा SGST। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि दोनों में से कौन सा है, एंड दैट विल डिपेंड अपॉन whether you are purchasing the goods within the same state। हमारा सबका स्टेट कौन सा है? महाराष्ट्र। मुंबई नहीं है? अच्छा, मुंबई तो सिटी है, महाराष्ट्र है। लेकिन अगर तुमने और किसी स्टेट से गुड्स परचेस किया तो IGST आ जाएगा। इंटीग्रेटेड मतलब दो स्टेट मिक्स हो गया। आई एम इन मुंबई, तो मेरा स्टेट है महाराष्ट्र। somebody is in चंडीगढ़ फॉर एग्जाम्पल, तो वो पंजाब हरियाणा स्टेट में आएगा। somebody is in चेन्नई या somebody is in बेंगलोर, तो कर्नाटका स्टेट अलग है, तमिलनाडु स्टेट अलग है, आंध्र प्रदेश अलग है, हमारा गुजरात अलग है। तो इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स है। तो कब IGST लेने का और कब ये आधा आधा करने का? व्हाट इज द आंसर एवरीबडी? इफ इट इज विद इन द सेम स्टेट तो आधा आधा करने का। इसको बोलते हैं within the same state, और इसमें दो स्टेट्स रहेगा, 2 states करके। आलिया भट्ट का एक मूवी था, नहीं देखा है? किसी ने नहीं देखा है? 2 states करके अर्जुन कपूर था। अर्जुन था पंजाब वाला, अपनी आलिया थी चेन्नई की। उस मूवी में तो क्या लग रही थी वो, मजा आ गया कसम से। अरे क्या है यार, क्या है? मैंने थोड़ी, अरे भगवान ने कोई चीज अच्छी बनाई है तो आप तारीफ तो कर सकते हो ना, दूर से। नजदीक जाके नहीं करूंगा, नजदीक जाके थोड़ी मैंने उसको कुछ बोला है। वो रणबीर बेचारा इनसिक्योर हो जाएगा। लेकिन तुम लोग को तो बोल सकता हूं ना यार, क्या प्रॉब्लम है? आई रिमेम्बर दैट मूवी वेरी वेल, फ्यू सॉन्ग्स आर वेरी गुड। एंड में चेन्नई में जाके शादी होती है, 2 स्टेट्स करके मूवी था। तो ऐसा 2 स्टेट्स रहेगा ना तो इंटीग्रेटेड हो गया, 2 स्टेट मिक्स हो गया। सो इट इज इंटीग्रेटेड GST। ध्यान से सुनना और चीजों को दिमाग में बिठाना, वरना जर्नल एंट्री में कंफ्यूज हो जाओगे। सो मुझे बताओ, प्रॉब्लम है अगर कुछ नहीं दिया है तो? मतलब ये वाले ट्रांजैक्शन में किधर दिया है? परचेज गुड्स वर्थ ₹1 लाख फॉर कैश एट 18% GST। थोड़ी लिखा हुआ है कि विद इन द सेम स्टेट है, कि ये 2 स्टेट मिक्स है, तो मैं क्या करूं? विद इन द सेम स्टेट। याद रखना, अगर ये और किसी स्टेट से परचेज किया रहेगा तो ये दिया रहेगा क्लियरली कि दो में से एक पार्टी मुंबई में है, दूसरा पार्टी गुजरात का है या दिल्ली का है, क्लियरली दिया रहेगा। बिकॉज बिलीव मी, वी आर डूइंग द प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू सोल प्रोपराइटर। छोटे छोटे बिजनेसमैन रहते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां रहेगी ना तो सब स्टेट में बिजनेस करती हैं। अपन 11th स्टैंडर्ड में है, वी आर टॉकिंग अबाउट स्मॉल स्मॉल बिजनेसेस। तो जनरली इनका जो बिजनेस रहता है वो उसी स्टेट के अंदर रहता है। सो पॉइंट इज वेरी सिंपल, आई कांट टेक दिस वन ऑन माई ओन अनलेस तुम्हें क्वेश्चन में दिया रहेगा। बॉम्बे के 90% कॉलेज में ये वाला ही आता है एग्जाम में, लेकिन कुछ कॉलेज है, पोदार, NM, मिठीबाई, HR, फ्यू कॉलेज आर देयर, जहां टीचर लोग को बहुत खुजली होती है कसम से।
क्योंकि महाराष्ट्र बोर्ड के टेक्स्ट बुक में तो ये IGST है ही नहीं, बट ये लोग कभी कभी कॉलेज में पूछ लेते हैं, अपन को चांस नहीं लेना है। चलो सब मुझे प्लीज बताओ एवरीबडी कि ये ट्रांजैक्शन का मुझे जर्नल एंट्री पास करना है। सो मैं इसका जर्नल एंट्री कैसे पास करेगा? परचेस्ड गुड्स वर्थ ₹1 lakh एट 18% GST। सो ध्यान से सुनना, आई हैव टू क्रिएट द बैकग्राउंड। माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू, आपको सप्लायर को कितना पैसा देना पड़ेगा? कैन यू कैलकुलेट एंड टेल मी? आपने किसी से गुड्स परचेज किया, 1 लाख का गुड्स है, उसके ऊपर 18% GST भरने का है, मतलब मुझे टोटल कितना पैसा देना पड़ेगा? 1,18,000। डू यू एग्री? ओके, तो कैश देना पड़ेगा because these goods are purchased for cash. So can you tell me which account will be credited? डेबिट को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, पहले मेरे को क्रेडिट बता दो। बहुत सिंपल है, कैश अकाउंट। वाई कैश अकाउंट क्रेडिट? क्रेडिट व्हाट गोस आउट। आपको बिल्कुल कुछ लिखना नहीं है बेटा, पहले कॉन्सेप्ट को दिमाग में बिठाऊंगा। सो टू कैश अकाउंट आ गया 1,18,000 काय को? बिकॉज दिस कैश इज पेड, सो क्रेडिट व्हाट गोस आउट। और मेरे को 1 लाख नहीं पे करने का है, याद रखना। 1 लाख का तो गुड्स है, उसके ऊपर मुझे 18% GST पे करना है। ये 18% का भी 2 टुकड़ा हो जाएगा। 9% विल बी CGST, रिमेनिंग 9% विल बी SGST। मेरे को 18% पे करना है, तो ये जो 18% मुझे पे करना है, तो टोटल मैं सप्लायर को कितना पैसा देगा? 1 लाख का गुड्स रहेगा, उसके ऊपर 9% विल बी CGST, 9% विल बी SGST। टोटल 1,18,000 पे कर दिया। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, तो 1,18,000 पे कर दिया। क्लियर है? ओके, अब आएगा परचेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये भी अपन ने बहुत बार किया हुआ है। अगर अपन गुड्स खरीदेंगे तो ऑब्वियसली परचेस अकाउंट डेबिट आएगा। काय को परचेस अकाउंट डेबिट करते हो आप लोग? एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब मेरा मेन क्वेश्चन है, हाउ मच इज माई एक्सपेंस इन दिस एग्जाम्पल? 2 क्वेश्चन अलग है। मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। अगर मैं पूछेगा हाउ मच इज द पेमेंट मेड बाय मी, तो 1,18,000, उसमें कोई डाउट नहीं है कि मेरी जेब से पूरा 1,18,000 जाएगा। बट माई क्वेश्चन टू यू इज हाउ मच इज माई एक्सपेंस? Is it 1 lakh or is it 1,18,000? 1 lakh. The question is why? 18,000 जो मैंने GST पे किया, मेरे खुद के जेब से पे किया, क्या वो 18,000 GST भी मेरा एक्सपेंडिचर है कि मैं ये GST रिकवर करेगा? किससे रिकवर करूंगा? ऑब्वियसली ये गुड्स मैंने बेचने के लिए खरीदा है। परचेस्ड गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। ये गुड्स मैंने बेचने के लिए अगर खरीदा है, तो ऑब्वियसली जब मैं ये गुड्स को बेचेगा तो मुझे कितना GST वापस मिलेगा? वैसे पागल हो गया है क्या? मैं बताता हूं, रुक जा। देखिए, परचेस, ये सेल। रुको बताता हूं। तुमने कितने में गुड्स परचेस किया? 1 लाख। उसके ऊपर तुमने क्या पे किया? 9% CGST। 1 लाख के ऊपर 9% CGST मतलब कितना पे किया? 9,000। और तुमने क्या पे किया? 9% SGST, वो भी 9,000। टोटल तुमने कितना पे किया? 1,18,000।
So how much GST did you paid? 18,000. Do you agree? Yes. But how much will you collect? Is it 18,000 or more? Obviously more. मैं कोई चैरिटेबल एक्टिविटी थोड़ी कर रहा हूं. ये जो 1 लाख का गुड्स है ना, ये मैं 1,20,000 में बेचेगा. 20% प्रॉफिट. 1 लाख के ऊपर 20% प्रॉफिट मारेगा मैं. 1,20,000 में बेचेगा. सो हाउ मच GST विल आई कलेक्ट फ्रॉम माई कस्टमर? विल बी 9% ऑफ 1,20,000. So 10,800. Again 10,800. मतलब टोटल में 1,41,600 खरीदेगा. तो मैंने कितना GST रिसीव किया? Is obviously more than what I have paid. I have paid 9 plus 9, 18,000, but I have received 21,600. मतलब ये 18,000 क्या है तुम्हारे लिए? क्या ये 18,000 GST जो आप पे कर रहे हो, क्या ये तुम्हारा एक्सपेंडिचर है? हेलो, ये एक्सपेंडिचर है कि नहीं है? पक्का? सो अभी एंट्री कैसे पास करूं वो बताओ. परचेस अकाउंट डेबिट 1 लाख. क्यों परचेस अकाउंट डेबिट एवरीबडी? ये मेरा एक्सपेंस है. तो परचेस अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. लेकिन गलती से भी परचेस अकाउंट के सामने 1,18,000 मत लिख देना, क्योंकि मेरा एक्सपेंडिचर 1,18,000 नहीं है. मैंने पे किया 1,18,000, लेकिन मेरा एक्सपेंडिचर तो सिर्फ 1 लाख है. तो मैं क्या करेगा? मैं और 2 अकाउंट लेके आएगा. एक अकाउंट का नाम है इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 9,000. दूसरा अकाउंट है इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, अगेन 9,000. सो आई एम इंट्रोड्यूसिंग 2 न्यू अकाउंट्स फॉर यू. हर एक कॉन्सेप्ट में एक एक करके नया नया अकाउंट आएगा. इस बार तुम्हारे जर्नल एंट्री में 2 नया अकाउंट है. फर्स्ट अकाउंट का नाम है इनपुट CGST अकाउंट, दूसरे नाम है इनपुट SGST अकाउंट. समझो, अगर तुमने ये गुड्स और किसी स्टेट से परचेस किया रहेगा तो ये दोनों अकाउंट की जगह पे क्या आएगा? इनपुट IGST अकाउंट. एक ही अकाउंट आएगा, उधर हाफ ऑफ नहीं करने का है. सो अगर तुमने ये गुड्स उसी स्टेट में से परचेस किया रहेगा तो 2 अकाउंट आएगा, आधा आधा कर देने का. आधा GST सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स. आधा GST महाराष्ट्र गवर्नमेंट को जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा. SGST, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SGST? स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स. और अगर तुमने, वापस बोल रहा हूं, अगर तुमने यह गुड्स और किसी स्टेट से खरीदा रहेगा तो ये दोनों अकाउंट उठ जाएगा. दोनों की जगह पे एक ही अकाउंट आएगा, एंड दैट विल बी इनपुट IGST अकाउंट, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स अकाउंट. क्लियर है? अब जैसे कोई नया अकाउंट आता है ना, जैसे कोई नया अकाउंट आता है ना, फर्स्ट क्वेश्चन दिमाग में क्या आना चाहिए मालूम? टाइप ऑफ अकाउंट. जैसे तुम्हारे जिंदगी में नए नए अकाउंट 5 साल तक आते रहेंगे. 11th में कुछ नए अकाउंट आएंगे, 12th में और नए अकाउंट आएंगे, फाउंडेशन में और आएंगे, इंटर में और आएंगे, फाइनल में और आएंगे. जर्नल एंट्री से ना एंड तक रहेगा. तो याद रखना, जो मैं आज तुम्हें बचपन में सिखा रहा हूं, 11th स्टैंडर्ड मतलब तुम्हारा अकाउंट्स का बचपन. कि याद रखना, जिंदगी में कभी भी कोई नया अकाउंट आता है तो आड़ा टेढ़ा नहीं सोचना.
सिंपल सोचने का, विच टाइप ऑफ अकाउंट। जैसे तुमने सोचा ना विच टाइप ऑफ अकाउंट, तो सेकंड क्वेश्चन पूछने का, व्हाई दिस अकाउंट इज डेबिटेड, भाई मैंने ये दोनों अकाउंट को डेबिट क्यों किया। सो एनीबडी वुड लाइक टू आंसर दिस क्वेश्चन बिफोर आई विल आंसर दैट। नॉमिनल अकाउंट। सो कैन यू टेल मी द रीजन बिहाइंड दैट, कि भाई आपने ये दोनों अकाउंट को डेबिट क्यों किया। Debital expenses and losses. Everybody agrees with that. Thank you for not agreeing. क्योंकि आधी पब्लिक एग्री कर रहा है। शाइला एड़े लोग अभी इतनी देर से पूछ रहा हो क्या जीएसटी तुम्हारा एक्सपेंस है, तो सब लोग बोलते नहीं। और अभी पूछ रहा हूं ये कौन सा अकाउंट है, तो ये बोलता है नॉमिनल अकाउंट। अबे तू नक्की करके बोल कि जीएसटी तेरा एक्सपेंस है कि नहीं है। ये बार बार मेरे को तुम लोग इधर उधर घुमाओ मत, ये इधर उधर घुमाने का काम मेरा है। यू कांट डू दैट विथ मी। या पक्का बोल तेरा खर्चा है कि नहीं है। क्या बोलते हो, क्यों नहीं है। नहीं नहीं है, तुम्हारा खर्चा क्यों नहीं है। अरे ये गुड्स तुम क्या करने वाला है, खुद बैठ के खाने वाला है क्या, कि बेचेगा। तो बेटा अगर तुम गुड्स बेचोगे तो फिर ये जीएसटी तुम्हारा खर्चा कैसे हुआ। तुम्हें मालूम है जीएसटी एक्सपेंस किसके लिए होता है। कोई ना कोई तो है दुनिया में जिसको जीएसटी बेयर करना पड़ता है, कस्टमर को। अगर आप उन होटल में खाना खाते हैं ना और उसमें 2.5% सीजीएसटी और 2.5% एसजीएसटी पे करते हैं ना, तो हमारे लिए वो क्या है, एक्सपेंस है। क्यों, क्या हम ये गुड्स को बेच के जीएसटी कवर कर पाएंगे। पॉसिबल ही नहीं है बेटा। मैं तो कस्टमर है, कस्टमर इज कॉल्ड एज अल्टीमेट यूजर ऑफ द गुड्स। क्या बोलते हैं इसको, अल्टीमेट यूजर ऑफ द गुड्स। ये लैंग्वेज है ना जीएसटी एक्ट में लिखा हुआ है। अपने देश में जीएसटी का एक लॉ है, उधर उन्होंने भाषा यूज किया है अल्टीमेट यूजर ऑफ द गुड्स, सिंपल भाषा में कस्टमर। प्लीज इस डिफरेंस को समझो। ये जीएसटी मेरा एक्सपेंस नहीं है। क्यों मेरा एक्सपेंस नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट द कस्टमर। मैं तो ट्रेडर है बेटा। ट्रेडर करता क्या है, गुड्स खरीदता है, गुड्स बेचता है, सस्ते में खरीदता है, प्रॉफिट ऐड करता है, महंगे में बेच देता है। कैसे किसी ट्रेडर के लिए जीएसटी एक्सपेंस होएगा, पॉसिबल ही नहीं है। डू यू एग्री। अच्छा दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं, तुम बच्चे लोग जब भी फीस पे करते हो, तुम जीएसटी पे करते हो, करते हो, क्या वो हमारे लिए इनकम है। सोच के आंसर देना। फीस हमारे लिए इनकम है, हाँ। और उस फीस पे हम लोग जो 18% जीएसटी लेते हैं वो क्यों, गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। मेरे बाप की गवर्नमेंट है क्या कि जीएसटी मेरा इनकम हो जाएगा। अगर जीएसटी भी मेरा इनकम होता और फीस भी मेरा इनकम होता तो मैं उसको सेपरेट करता ही क्यों। मैं तो सीधा नहीं बोल देता कि भाई 75,000 का मेरा फीस है। आज हमें क्यों उसको बाइफरकेट करना पड़ता है कि भाई 65,000 का हमारा फीस है और उसमें इतना 18% जीएसटी है। हमें बाइफरकेट क्यों करना पड़ता है, बिकॉज हमारे बुक्स में फीस इज अवर इनकम बट जीएसटी इज लायबिलिटी। ये भाषा समझ में आता है। वाई जीएसटी इज अ लायबिलिटी पेएबल टू गवर्नमेंट। वरना गवर्नमेंट आके मेरे कोचिंग क्लास को ताला मार देगा। रेड नहीं मारेगा बेटा, बड़ा गोदरेज का ताला लेके आएगा, ताला मारेगा, बाहर एक नोटिस मारेगा एंड दैट इज एंड ऑफ यू। अपना देश का जो जीएसटी का लॉ है ना, इज वन ऑफ द वर्स्ट लॉ इन दिस कंट्री, वर्स्ट फॉर डिफॉल्टर्स। अच्छे सेंट्रल में बीजेपी है और तमिलनाडु में देखेगा चेन्नई में तो कोई लोकल पार्टी है, डोंट रिमेम्बर, या कलकत्ता में कौन है मोटी, क्या नाम है, ममता, या सॉरी यार मेरे को नाम याद नहीं रहता, तो ममता बनर्जी है। तो जब देखो तभी मोदी गवर्नमेंट से लड़ती ही रहती है।
तो भाई ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, प्लीज अंडरस्टैंड, ये दो अलग अलग बॉडीज है, बोथ आर सेपरेट आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। सो डेफिनेटली वो दोनों का रेवेन्यू भी अलग होता है, दोनों का खर्चा भी अलग होता है। इट इज जस्ट लाइक देयर आर टू सेपरेट ह्यूमन बीइंग्स, वैसे दो सेपरेट गवर्नमेंट अपने देश में चलती है, तो दोनों के अकाउंट को मिक्स नहीं कर सकता। यू विल हैव टू हैव इनपुट CGST अकाउंट सेपरेटली एंड यू विल हैव टू हैव इनपुट SGST अकाउंट सेपरेटली। अच्छा मुझे बताओ तो, अगर दो स्टेट रहेगा, दो स्टेट, तो फिर एक ही अकाउंट क्यों है मालूम है? IGST अकाउंट। सोचो जरा उसके ऊपर, एक स्टेट है महाराष्ट्र, एक स्टेट है गुजरात, तो तुम अपने बुक्स में दो अकाउंट क्यों नहीं बनाते हो? पूरा 18% एक ही अकाउंट में जाता है, एंड दैट इज इनपुट IGST अकाउंट। एक्चुअली तो ये वाला जो GST है ना, इसमें 3 लोग इन्वॉल्व है। कोई बताएगा कौन सा 3 लोग है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट, गुजरात गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो तुमको एक्चुअली 3 अकाउंट बनाना चाहिए। क्यों मालूम है? हमारे देश में लॉ है कि अगर दो स्टेट रहेगा ना, तो दोनों स्टेट आपस में झगड़ा करते हैं इन चीजों को लेके। तो रूल क्या है इंडिया में मालूम है? कि जो भी 18% GST कलेक्ट किया ना, उसको पूरा का पूरा पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दो। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? अपना शेयर खुद रख देगा, और बाकी का GST को लॉजिकली डिवाइड करेगा। कोई जरूरी नहीं है इक्वली डिवाइड करेगा, लॉजिकली डिवाइड करेगा। कोई स्टेट में खर्चा ज्यादा रहता है, कोई स्टेट में खर्चा कम रहता है, वो GST को अकॉर्डिंगली डिवाइड करेगा। इसके लिए पूरा का पूरा GST एक बार तो एक ही अकाउंट में डालना पड़ता है, एंड दैट वन अकाउंट इज कॉल्ड एज अ इनपुट IGST अकाउंट। सो प्लीज अंडरस्टैंड, अगर ये दो स्टेट के बीच में रहेगा तो एक ही अकाउंट आएगा, दैट इज इनपुट IGST अकाउंट। लेकिन अगर ये सेम स्टेट में रहेगा तो अभी से आधा आधा टुकड़ा करना पड़ेगा। आधा दे दो सेंट्रल गवर्नमेंट को, आधा दे दो स्टेट गवर्नमेंट को, क्योंकि एक ही स्टेट इन्वॉल्व है, एंड बिकॉज एक ही स्टेट इन्वॉल्व है, तो in that particular scenario you will have to have 2 accounts separately। ये एंट्री किधर उड़ गया? पेज ही गायब हो गया। ओके, एवरीबडी फॉलोड ना व्हाट आई सेड? यस, सो राइट डाउन। चलो अपना नोटबुक ओपन करो और नोटबुक में प्लीज लिखो परचेस एंड सेल ऑफ गुड्स। प्लीज राइट डाउन परचेस एंड सेल ऑफ गुड्स with GST। purchase and sale of goods with GST। आज तक हमने जो कॉन्सेप्ट किया था, that was purchase and sale of goods without GST। now we are doing purchase and sale with GST। नेक्स्ट लाइन में लिखो एग्जाम्पल 1। इसको मस्त पूरा अंडरलाइन करो, ये हेडिंग है तुम्हारा, उसमें प्लीज लिखो example 1। what is example 1 everybody? so write example 1, same example लेते हैं, purchased goods। now you please write with me purchased goods of rupees 1 lakh at 10% TD। मैं एग्जाम्पल को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना रहा हूं, तो परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 1 lakh एट 10% TD, एट 10% TD एट 18% GST, एट 18% GST। तो पहले तो मुझे बताओ, पहले है ना GST के बारे में सोचने का भी नहीं, पहले सोचने का कि भाई 1 लाख का गुड्स है और 1 लाख का गुड्स मैंने 10% TD पे खरीदा, मतलब व्हाट इज माय एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस? 90,000। तो सब लोग साथ में लिखो, मुझे बताओ विच इज द फर्स्ट अकाउंट दैट आई विल डेबिट? परचेसेस अकाउंट। सो राइट डाउन एवरीबडी
परचेसेस अकाउंट डेबिट, परचेसेस अकाउंट डेबिट। आप इस अकाउंट को डेबिट क्यों कर रहे हो? एक्सपेंस है आपके लिए। इसके सामने बताओ अमाउंट क्या आएगा? 90,000 आएगा। 90,000 कैसे आया? इधर ब्रैकेट में मेरे को लिखना पड़ता है 1 लाख माइनस 10% TD, 1 लाख माइनस 10% TD, तो परचेस अकाउंट आ गया 90,000, है ना। ये परचेस अकाउंट को हम डेबिट क्यों करते हैं एवरीबडी? क्योंकि ये हमारे लिए एक्सपेंस है। अब मैं सेकंड अकाउंट डेबिट करेगा जो मैंने अभी अभी आपको बताया था। विच अकाउंट एवरीबडी? इनपुट CGST अकाउंट। हाउ डिड यू नो कि ये सेम स्टेट से खरीदा है? दिया नहीं है तो सेम स्टेट। इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट में आपको CGST का परसेंटेज लिखना पड़ेगा 9%। 18 का 2 टुकड़ा कर देने का, तो ये 9% आ जाएगा डेबिट। अब सोच समझ के प्लीज आंसर देना। दिस 9% GST विल बी ऑन व्हाट अमाउंट? 90,000। याद रखना 1 लाख का फिगर इग्नोर करना है, क्योंकि 1 लाख में दोनों पार्टी के बीच में सौदा नहीं हुआ। सौदा क्या भाव में हुआ? 90,000 रुपये। तो 90,000 रुपये 9% लेने का। 9% ऑफ 90,000 इज 8,100। फिर और एक अकाउंट डेबिट आएगा। एनीबडी? इनपुट SGST अकाउंट, ये भी 9% आएगा। अभी इसको दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज याद रखना ये CGST और IGST है ना, ये हमेशा सेम रहेगा, हमेशा, कभी अलग नहीं हो सकता। ये अपने देश में लॉ है कि 50-50 करने का, तो ये सबको डेबिट कर दिया। नाउ माय क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये दोनों अकाउंट को डेबिट क्यों कर रहे हो? Why are you debiting this two account? ये कौन से टाइप का अकाउंट है और इसको डेबिट क्यों कर रहे हो? क्या ये नॉमिनल अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट बोलोगे तो मैं अभी घर चला जाऊंगा। चला पक्का बोलो, नॉमिनल है क्या? नहीं है। कौन सा है? पर्सनल अकाउंट। Why do you call it as a personal account? Because this GST is receivable in future। मतलब ये दोनों जो अकाउंट है ना, ये डेटार का अकाउंट है। मनी इज रिसीवेबल इन फ्यूचर। सो प्लीज रिमेंबर, ये तुम्हारा पर्सनल अकाउंट है। मनी इज रिसीवेबल इन फ्यूचर। क्लियर एवरीबडी? अब बताओ, लास्ट पार्ट इज these goods are purchased on cash basis or credit basis? How did you know? नाम नहीं दिया है, so यहाँ पे आएगा to cash account। Anybody? How much? 1,06,200। तीनों का टोटल कर देने का, because that is the total money payable, so it is 1,06,200। इसको क्रेडिट क्यों किया? कैश goes out of the business। everybody agrees? ये हो गया एग्जाम्पल 1। लिखो एग्जाम्पल 2। प्लीज राइट डाउन एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 2 में लिखो purchased goods worth rupees 50,000 at 20% TD and 18% GST and
half amount paid in cash is your example number 2. So can you tell me, purchase goods worth 50,000 लिखा है ना, at 20% TD and 18% GST and half of the amount paid in cash to Mr. Manish. मनीष पसंद नहीं है तो मनोज लिख, मेरे बाप का क्या जाता है, चलेगा साहब? ठीक है, चल बोलो एवरीबॉडी, सोच समझ के आंसर देना। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, कोई मुझे ऐसे फिंगर टिप्स पे काउंट करके बता सकता है कि ये वाले जर्नल एंट्री में टोटल कितने अकाउंट आएंगे? लेकिन लास्ट टाइम तो 4 ही था, लेकिन एग्जाम्पल 1 में तो 4 ही था। हाफ बाय कैश है, हाफ बाय क्रेडिट है। डू यू एग्री? चलो, तो हमें इसका जर्नल एंट्री फ्रेम करना है। अब ध्यान से सुनना, पहले मुझे फोकस करके बताओ, डेबिट में कितने अकाउंट आएंगे? 3। कौन सा फर्स्ट अकाउंट? परचेस अकाउंट। सेकेंड, इनपुट CGST, पहले मोदी फिर ममता। मोदी इज बिगर देन ममता। ऐसे ही लिखने का, उल्टा मत लिखना, मार्क्स काट देते हैं लोग, गधे लोग रहते हैं उधर। अपने को काइक को चेंज करने का। वैसे भी मोदी इज बिगर और ममता इज बिगर, तू बता। मोदी ना, तो फिर यार कोई इज्जत देने का ना, प्राइम मिनिस्टर है, 50 कंट्री को रूल करता है, वो खाली इंडिया को थोड़ी रूल करता है। बहुत सारे देश उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं। धीरे धीरे वर्ल्ड में एक नया पोस्ट निकलेगा, ग्रैंड प्राइम मिनिस्टर। इफ somebody is a prime minister of more than 10 countries, तो उसका डेजिग्नेशन चेंज हो जाएगा। बोलते हैं ना, देवों के देव महादेव, ये वैसा वाला है। 10 कंट्री के ऊपर एक और मिनिस्टर का पोस्ट आएगा। तो ऑब्वियसली पहले CGST, बाद में SGST। चलो एवरीबॉडी, ये वाले ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री बनाना है। बोला, अपन साथ में करेंगे, ये बहुत इजी है। विच अकाउंट डेबिट एवरीबॉडी? परचेसेस अकाउंट। सो राइट डाउन, परचेसेस अकाउंट डेबिट। सोच समझ के बताओ, फिगर क्या आएगा? 40,000 आएगा। कैसे आया 40,000? 50,000 माइनस 20% TD, ब्रैकेट में लिखने का 50,000 माइनस 20% TD, तो ये 40,000 आएगा। बोलो नेक्स्ट अकाउंट एवरीबॉडी, इनपुट CGST अकाउंट। सो इट इज इनपुट CGST अकाउंट के ब्रैकेट में वापस 9% आएगा। 18% का हाफ हाफ कर दो तो 9% आएगा। प्लीज टेल मी, इट इज 9% ऑफ व्हाट? 40,000, 3,600। उसके बाद नेक्स्ट आएगा इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, ये भी 9% आएगा, तो ये भी आएगा 3,600। अब मुझे कोई बताना, सोच समझ के बताना, फेंकना नहीं। व्हाट इज द टोटल अमाउंट पेबल टू मिस्टर मनीष? 47,200। डू यू एग्री? कैसे आया 47,200? ये तीनों को ऐड किया, इसको बोलते हैं टोटल अमाउंट पेबल। अब मुझे बताओ, क्या हमने मिस्टर मनीष को पूरा पैसा दे दिया? नहीं, आधा दिया। तो कोई बताएगा आधे के लिए कौन सा अकाउंट आएगा? टू कैश अकाउंट।
टू कैश अकाउंट लिखा, इधर ब्रैकेट में दिखा दो 1/2 इंटू 47,200। गलती से बेटा 40,000 का हाफ मत कर देना, because amount payable is not 40,000, the amount payable is 47,200। तो उसका आधा कर दो तो कितना आएगा बताओ, 23,600। और अभी आखिरी अकाउंट, why are you crediting Mr. Manish's account? He becomes our creditor. Money is payable in फ्यूचर। कोई बताएगा, इसके सामने सेम ही आएगा 23,600। एंड वी टेक द लास्ट एग्जाम्पल फॉर टुडे, एग्जाम्पल नंबर 3। अब ये सबसे थोड़ा आड़ा टेढ़ा एग्जाम्पल है। अब ये वाले एग्जाम्पल में ना 7 अकाउंट आएगा, 7। पहले एग्जाम्पल में कितना था, 4, दूसरे में 5। अभी मैं मास्टर एग्जाम्पल बना रहा हूं, मैक्सिमम जो कॉलेज में पूछ सकते हैं वर्स्ट केस में, उसमें 7 अकाउंट आएगा। राइट डाउन एग्जाम्पल 3, परचेस्ड गुड्स, परचेस्ड गुड्स from Mr. Vijay, worth rupees 1 lakh at 20% TD, 20% TD and 12% GST and 1/4 amount paid in cash and 1/4 amount paid by bearer check at 5% cash discount, at 5% cash discount। बेरर चेक मतलब वो डबल लाइन नहीं किया रहता है, क्रॉस नहीं किया रहता है। सामने वाले पार्टी को है ना, वो चेक बैंक में डिपॉजिट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो डायरेक्ट मेरे बैंक में जाके रोकड़ा निकाल सकता है। नॉर्मल चेक कैसे रहता है, उसको क्रॉस्ड चेक बोलते हैं। क्रॉस चेक तेरे को बैंक में डिपॉजिट करना पड़ता है। बेरर चेक रहेगा ना, समझो मैं तेरे को बेरर चेक देगा, यू कैन डायरेक्टली गो टू माई बैंक, बैंक को बेरर चेक दिखाएगा, बैंक तेरे को सीधा रोकड़ा ही दे देगा। लेकिन अगर ये क्रॉस चेक रहेगा, सो यू विल हैव टू डिपॉजिट दैट चेक इन योर बैंक एंड देन योर बैंक विल कम टू माय बैंक। बेरर चेक मतलब सीधा बैंक के काउंटर पे जाने का, बेरर चेक दिखाने का, तुम्हें सीधा रोकड़ा मिल जाएगा। नाउ डबल वाला लाइन भी नहीं रहेगा, अकाउंट पे भी नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। वो और बेरर को कट भी नहीं करने का, वो चेक के ऊपर और बेरर लिखा हुआ रहता है, वो कट भी नहीं करने का, अकाउंट पे भी नहीं लिखने का, वो दारू पिया हुआ 2 लाइन भी ड्रॉ नहीं करने का। वो 2 बेवड़ा लाइन है, सीधा नहीं है, ऐसा तिरछा, दारू पी के वो थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, तो वो वाला लाइन भी ड्रॉ नहीं करने का, उसको बेरर चेक बोलते हैं। चलो एवरीबॉडी, few minutes, but it is very very important example. My first question always is, can anybody tell me कौन सा अकाउंट डेबिट में आएगा? कितना कितना अकाउंट डेबिट में? 3। कौन सा 3? परचेस अकाउंट, इनपुट CGST अकाउंट, इनपुट SGST अकाउंट।
क्रेडिट में 4 अकाउंट है, कैश अकाउंट, कैश के बाद बैंक अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, विजयस अकाउंट। मस्त 7 अकाउंट वाला एंट्री है। देखने में डिफिकल्ट लगता है, बट अगर स्टेप बाय स्टेप में जैसे बोलता हूं करोगे, इट शुड बी वेरी इजी। चलो स्टार्ट करते हैं एवरीबॉडी। सबसे पहले बताओ विच अकाउंट डेबिट? परचेस अकाउंट डेबिट। डू यू एग्री? चलो तो लिखो एवरीबॉडी, कोई आगे मत लिखना, अपन साथ में ही लिखेंगे। परचेसेस अकाउंट डेबिट, परचेसेस अकाउंट डेबिट। एनीबॉडी हाउ मच? 80,000। तो परचेस अकाउंट डेबिट आएगा 80,000। उसके बाद आएगा इनपुट CGST अकाउंट। एनीबॉडी हाउ मच? 6%। बोलो इसका अमाउंट क्या आएगा? ये 80,000 कैसे आया बाय द वे? 1 लाख माइनस 20%। तुमने 1 लाख में से 20% माइनस किया तो ये 80,000 आ गया। इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, दैट इज 6%, 4,800। नेक्स्ट कौन सा है बताइए? इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, ये भी 6%। और ये दोनों फिगर हमेशा सेम ही रहेगा, 4,800। अब मुझे बताओ व्हाट इज द टोटल अमाउंट पेएबल? सॉरी, 89,600 ये टोटल अमाउंट पेएबल है। डू यू एग्री? अब मुझे बताओ पहले, व्हाट परसेंटेज ऑफ गुड्स, ध्यान से सुनो, what percentage of goods are purchased on credit basis? 1/4 is wrong. 1/4 plus 1/4 ये मैथमेटिकली हाफ है। हेलो, मैं मैथ्स नहीं पढ़ाएगा यार, ट्राई करता हूं, मेरे को आता भी नहीं। 1/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 1/2। तो आधा तूने पेमेंट कर दिया, बाकी का आधा क्रेडिट में रहेगा। डू यू एग्री एवरीबॉडी? सो बोलो यहाँ पे क्रेडिट में जो आधा तुमने क्रेडिट में खरीदा है उसमें कौन सा अकाउंट आएगा? मिस्टर विजय's अकाउंट, बिकॉज ही बिकम्स व्हाट फॉर अस? क्रेडिटर। सो मिस्टर विजय's अकाउंट ब्रैकेट में दिखाने का 1/2 इंटू, बी केयरफुल, 1/2 ऑफ व्हाट? 89,600 एग्जैक्टली, 1/2 ऑफ 89,600। अरे 1/2 करो वर्किंग में, रफ पेज में 44,800। एक एलसी अलाउड नहीं रहता है एग्जाम में, तो ये सब कैलकुलेशन आपको ओरली सीखना पड़ेगा। यह आ जाएगा 44,800 टू एवरीबॉडी। कैश अकाउंट, कैश अकाउंट में अमाउंट क्या आएगा? ये मैं थोड़ी देर मत करो गाइस, गलत है, सुने बगैर बोलता हूं, गलत है। सो अलाउ मी टू एक्सप्लेन। टू कैश अकाउंट में कौन सा फिगर आएगा अपन थोड़ी देर में बात करते हैं। उसके बाद आएगा 2, एक लाइन छोड़ देना, मुझे कुछ ब्रैकेट में कैलकुलेशन दिखाना रहेगा। सो एनीबॉडी 2 बैंक अकाउंट, तुम्हारे अकाउंट में से पैसा गया, बेरर चेक दिया, तो सामने वाला पार्टी क्या करेगा मालूम है? व्हाट ही विल डू? किधर जाएगा वो? किसके बैंक में? उसके बैंक में नहीं जा सकता है वो, मेरे बैंक में जाएगा, क्योंकि मेरे अकाउंट में से बेरर चेक दिया है। तो मेरे अकाउंट में से बेरर चेक दिया है तो सामने वाला पार्टी मेरे बैंक में जाएगा, मेरे बैंक में जाके वो पैसा निकाल लेगा, मेरे बैंक अकाउंट में से पैसा जाएगा तो मेरा बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा। और बिकॉज मेरा बैंक का बैलेंस कम हो गया तो इधर कौन सा अकाउंट आएगा?
then definitely this will be to बैंक account. उसके बाद और एक आखिरी अकाउंट है, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट. सो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट. अब मुझे है ना बेटा सबसे पहले ये डिस्काउंट कैलकुलेट करना है. आई वॉन्ट टू फर्स्ट कैलकुलेट डिस्काउंट. कैन यू टेल मी ये जो डिस्काउंट रिसीव्ड है ये कौन सा डिस्काउंट है? व्हाट अ परसेंटेज? 5%. Yeah, this will be 5% on total purchase कि only cash purchase? Can you tell me cash purchase is mathematically how much? Amount नहीं बोल रहा हूं, हाफ है. डू यू एग्री? हाफ तुम्हारा क्रेडिट परचेस है, बाकी का हाफ तुम्हारा कैश परचेस है. डू यू एग्री? तो मतलब ये जो कैश डिस्काउंट है 5%, ये क्या तुम पूरा परचेस पे कैलकुलेट करोगे? नो, ओनली ऑन कैश परचेस. डू यू एग्री? तो मुझे बताओ, तुम लोग लिखो नहीं, खाली बताओ. यू विल टेक 5% ऑफ व्हाट अमाउंट? कैसे आया? हाफ किया है. नाउ दिस इज द बिग एरर. नो, आई विल एक्सप्लेन. गवर्नमेंट जीएसटी पे डिस्काउंट नहीं देता. वाई वुड गवर्नमेंट गिव डिस्काउंट ऑन जीएसटी? वो गवर्नमेंट है, उसको तो वैसे भी मुझे जीएसटी 7 दिन में पे करना है. हेलो, सो वापस पूछ रहा हूं, 5% ऑफ व्हाट? एनीबडी? 40,000. 44,800 नहीं लेने का. याद रखना, जब भी कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करना है तो जीएसटी को साथ में नहीं लेने का, क्योंकि गवर्नमेंट जीएसटी पे कोई डिस्काउंट नहीं देगा. तो डिस्काउंट खाली वो जो 80,000 है ना, 80,000 उसका पहले हाफ करने का. 80,000 का हाफ किया तो 40,000 आया. तो याद रखना, तुम्हारा जो कैश डिस्काउंट है ये सिर्फ और सिर्फ 40,000 पे आएगा विदाउट जीएसटी. ये मेन पॉइंट है, ये वाले ट्रांजैक्शन का ये मेन पॉइंट है कि जब तुम जीएसटी, जब तुम कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करोगे, यू शुड नॉट कैलकुलेट कैश डिस्काउंट ऑन अ फिगर विथ जीएसटी, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल नॉट गिव यू दैट कैश डिस्काउंट. अच्छा वाई? चल आर्ग्यू करते हैं थोड़ा. भाई गवर्नमेंट नहीं, तो मैं गवर्नमेंट को बोलेगा देना पड़ेगा. आई एम गिविंग यू द मनी बिफोर ड्यू डेट. तो बोलेगा काहे का बिफोर ड्यू डेट? एनीवे जीएसटी वाज पेएबल विद इन फ्यू डेज. सप्लायर मेरे को 2 महीने का क्रेडिट देगा, गवर्नमेंट नहीं. गवर्नमेंट बोलेगा बॉस तुझे जीएसटी वैसे भी इमीडिएटली पे करना था, काय का 5% डिस्काउंट देगा मैं तेरे को? लड्डू पूरा पैसा भर, वरना मैं गोदरेज का ताला लेके आएगा और तेरा धंधा बंद करेगा. ये बहुत कॉमन मिस्टेक है 11th स्टैंडर्ड की, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है. बच्चे फ्लो में 44,800 का 5% लेते हैं. भाई 44,800 में मेरा जीएसटी भी इंक्लूडेड है और जीएसटी के ऊपर कैश डिस्काउंट नहीं आएगा. तो ये कितना अमाउंट आएगा बोलो? 8,000. अबे कौन सा गणित है तेरा भाई? 40,000 का 5% है, ये 2,000 है. सोच समझ के आंसर देना. कैश का फिगर. चलो जस्ट लास्ट 3-4 मिनट्स. कैसे है? नहीं, मेरे को कैलकुलेशन चाहिए. हाउ मच इमीडिएटली यूर पेइंग बाय कैश इज 1/4. डू यू एग्री? अभी जब भी पेमेंट करने का टाइम आएगा तो इज इट विथ जीएसटी और विदाउट? विथ जीएसटी. सो दिस टाइम आई विल टेक 1/4 ऑफ व्हाट? नो, वो ऑलरेडी हाफ है. हाफ का 1/4 थोड़ी करेगा. 1/4 ऑफ व्हाट? 89,600. उसका 1/4 आएगा. तो लिखो इधर ब्रैकेट में, ब्रैकेट में आएगा 1/4 इंटू 89,600. ये अमाउंट बोला तो कोई 22,400 आया, बट ये फाइनल आंसर नहीं है.
क्योंकि इसके ऊपर मैंने कैश डिस्काउंट भी मिला है मुझे 2000 रुपया। माइनस कर दो 2000, कर दो माइनस। मैं बोलता हूं 2000 माइनस करो, 1000 आएगा। बिकॉज ये जो 2000 है ना वो कैश के ऊपर भी है, बैंक के ऊपर भी है। तो तुम 1000 रुपया माइनस करो तो बताओ कैश का फिगर क्या आएगा? 21,400। और बैंक का कैलकुलेशन भी सेम ही आएगा बिकॉज वो भी 1/4 है। अब ये चारों का टोटल करके देखो, ये चारों का नहीं करो सालो, ऐसे ही मत बोलो। 89,600 आएगा। मतलब तुम्हारा डेबिट और तुम्हारा क्रेडिट हमेशा सेम होना चाहिए। 1 मिनट और है। डिड यू फॉलोड एग्जाम्पल 3? अभी मैं होमवर्क दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 36, ट्रांजैक्शन नंबर 1 to 6। ये पूरा होमवर्क नहीं है प्लीज, खाली 1 to 6 तुम करके आना। 7 से मैं करवाएगा लेकिन विदाउट फेल करके आना। सी यू नेक्स्ट वीक। एक्सक्यूज मी, एक क्वेरी का आंसर दे दो तुम लोग। कोई स्टूडेंट पूछ रहा है ट्रेड डिस्काउंट इज पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट? कुछ भी नहीं, बिकॉज ट्रेड डिस्काउंट नाम का अकाउंट ही नहीं होता है, रिकॉर्ड ही नहीं होता है। तुमको उल्लू बनाने के लिए दिया था मैंने और तुम उल्लू बन गए। और किधर डाला? ए बावले, उसका अलग से नोट लिखना पड़ता है, नीचे नोट लिखना पड़ता है कि भाई ट्रेड डिस्काउंट अकाउंट नाम का कोई अकाउंट होता ही नहीं है, बिकॉज ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्डेड इन। एक्सक्यूज मी, 2 मिनट रुको ना यार। हाँ, लेकिन नीचे नोट नहीं लिखा रहेगा तो भी मार्क्स जाएगा, और फेंकने के लिए नॉमिनल अकाउंट लिखा रहेगा तो भी मार्क्स जाएगा। अब ए सालो 10 बार नहीं 25 बार मैंने चौकड़ी मारा है ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर, फिर भी लिख के आते हो। 25 बार चौकड़ी मारा था कि इट इज नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। कोई बात नहीं, अब तुमने इधर गलती कर दी है ना, अब एग्जाम में गलती मत करना। या ओके।